गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपसे संपोषी व्यतिकरण में पथांतर तथा विनाशी व्यतिकरण में पथांतर की बात करेंगे। अभी तक आप कलांतर की बात कर रहे थे। आप किसकी बात कर रहे थे? कलांतर, यानी कितनी कला का अंतर होगा उसके बारे में आप बात कर रहे थे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कलांतर आपने क्या क्या देखा था कि संपोषी में जो कलांतर था वो दो तरंगों के बीच में फाई इज इक्वल टू कितना था? 2 पाई 4 पाई ऐसे एंड सो ऑन। और दूसरा आपने देखा था कि विनाशी व्यतिकरण में, विनाशी में क्या था आपका? पाई इज इक्वल टू था, पाई इज इक्वल टू पाई 3 पाई, ऐसे सारी चीज़ें गिवन थी। तो चलिए आज हम देखते हैं पथांतर और कलांतर में संबंध के आधार पर हम व्याख्या करेंगे। तो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए संपोषी व्यतिकरण की बात करते हैं। तो संपोषी व्यतिकरण में आपको पता है कि संपोषी व्यतिकरण में किसी बिंदु पर अधिकतम तीव्रता होती है, अर्थात अगर हम बात करें, अर्थात आप बात करेंगे कॉस फाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और 1 कब होगा, किस केस में होगा? जब आप फाई इज इक्वल टू कितना रखेंगे? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। या इसका हम जनरल फार्मूला ले लें तो क्या होगा? आप कहोगे कि फाई इज इक्वल टू 2m पाई। ठीक है भाई। अब जब इतनी बात हो गई तो आप जानते हैं m इज इक्वल टू क्या क्या रखा जा सकता है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी आप 0 रख सकते हैं। 0 रखते ही क्या हो जाएगा? यह वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 1 रखते ही कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। 2 रखते ही 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें ये जनरल फार्मूला मिल जाता है। अब हम बात करेंगे, 11th क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कलांतर बराबर क्या होता है? कलांतर डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा और इंटू पथांतर डेल्टा एक्स। ठीक है भाई, इतनी बातें आपने पढ़ी थी। तो हम पथांतर डेल्टा एक्स बराबर निकालें तो क्या होगा? तो आप कहोगे पथांतर बराबर, यह इधर जा करके क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो ये लैम्डा अपॉन 2 पाई हो गया। लैम्डा अपॉन 2 पाई होते ही आप कहोगे कि कलांतर डेल्टा फाई, पथांतर बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई कलांतर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जनरल फार्मूला उठा करके इसमें हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुट करते हैं तो देखते हैं कि फाई की जगह हम रखते ही क्या पाते हैं यहाँ पर कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या मिलता है? लैम्डा अपॉन 2 पाई और इंटू डेल्टा फाई। डेल्टा फाई की जगह क्या रखा? 2m पाई रख दिया। पाई से पाई कट के ख़त्म हुआ और आपने देखा यहाँ पर कि क्या मिलता है? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या मिला? m लैम्डा। m बराबर अभी आपको पता था कितना था? 0, 1, 2, 3। तो जब भी हम संपोषी व्यतिकरण की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? संपोषी की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि पथांतर कितना होगा संपोषी के लिए? संपोषी के लिए जो हमारा पथांतर होगा वो कितना होगा? m लैम्डा होगा। याद रखना एकदम, क्योंकि आगे हम हर डेरिवेशन में संपोषी विनाशी करते रहेंगे और पथांतर की हमें ज़रूरत लगती रहेगी। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि संपोषी व्यतिकरण के लिए किस चीज़ की ज़रूरत हुई? तो हमें पथांतर की ज़रूरत हुई। और पथांतर कितना निकल के आया? तो आप कहेंगे कि m लैम्डा निकल के आया। अब हम बात करेंगे विनाशी व्यतिकरण की। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं विनाशी व्यतिकरण में पथांतर कितना निकल के आता है। तो विनाशी व्यतिकरण क्या होता है? में प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम, अर्थात कॉस फाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? -1। कॉस फाई की वैल्यू माइनस कब होती है? कहोगे कभी 180 पर, 270 पर, ठीक है, 80 पर। और देखिए क्या होता है कि यहाँ पर 270 की बात ना करके हम कहेंगे कि 540 पर। ठीक है, 540 पर नमस्ते। तो हम बात करें तो हमने देखा अभी कि यहाँ पर कि जब विनाशी व्यतिकरण की बात आती है तो फाई इज इक्वल टू कितना आता है? पाई, 3 पाई, 5 पाई। 3 पाई का मतलब 540 डिग्री, 5 पाई 900 डिग्री, इस तरह से आप लेकर चल रहे हैं। तो ठीक है,
हम बात करते हैं जनरल फार्मूले की। तो जनरल फार्मूला क्या आता है 2m-1, और आप m की वैल्यू क्या रख सकते हैं 1 2 3 4। यहाँ 0 से स्टार्ट मत कीजिएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0 रखते ही ये -पाई का आंसर देगा, जो कि आपके लिए संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे पाई, 3 पाई और 5 पाई, इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। अब हम कलांतर की बात करते हैं, कलांतर वाला फार्मूला देखते हैं। कलांतर का फार्मूला क्या है, तो आप कहेंगे कलांतर में कलांतर बराबर 2 पाई बटे लैम्डा और गुणे पथांतर। ठीक है, तो पथांतर बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई कलांतर। इसमें हम वैल्यू रखते हैं पाई की, तो हमको 2m-1 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल होते हैं, और हमको किस फॉर्म में मिलता है डेल्टा x इजिकल टू मिलता है 2m-1 लैम्डा बाई 2, यानी लैम्डा बाई 2 का गुणक होगा तो क्या होगा विनाशी होगा। ठीक है, और लैम्डा का गुणक होगा तो क्या होगा समपोषी होगा। तो ज़रा देखते हैं दोनों के रिजल्ट में एक बार कंपैरिजन करके देखते हैं। तो हमें पहला वाला कह रहा है कि ये लैम्डा का गुणक है, इसलिए क्या है समपोषी, यानी पूर्ण गुणक है। देखिए समपोषी, ठीक है, और जब आप लैम्डा बाई 2 का आप गुणक देखते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पर आप देखते हैं कि यह विनाशी का है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग का द्विरेखा छिद्र स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, द्विरेखा छिद्र का प्रयोग देखते हैं। ठीक है भाई, तो द्विझिर्री प्रयोग भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो यह यंग द्वारा प्रदर्शित किया गया था। कुछ दूरी पर एक पर्दा रखा गया था और उसमें एक स्रोत रखा गया था, उसके बारे में बात किया जाता है। तो चलिए चित्र पहले देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखिए एक पहला नंबर, एक पर यहाँ पर देख रहे हैं एक वर्णीय प्रकाश, एक वर्णीय मतलब सिंगल कलर का एक प्रकाश, यानी एक कलर का, मोनोक्रोमैटिक, मोनो माने सिंगल, क्रोमैटिक मतलब कलर का। ठीक है, एक वर्णीय प्रकाश रखते हैं। ठीक है, अब वह क्या करता है, एक पर्दा रखा हुआ है बीच में जिसमें से बारीक छिद्र है, ये देख रहे हैं S1, इसे हम कह देंगे कि यहाँ से प्रकाश निकल रहा है तो यह स्रोत है। ठीक है भाई, यह स्रोत है। ठीक है, तो प्रकाश किसके फॉर्म में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है, यह आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसी के सामने दूसरा पर्दा रखा है जिसमें 2 छिद्र हैं। ठीक है, एक S1 है और दूसरा कौन सा है S2 है। ठीक है, अब दूसरा छिद्र है तो इससे भी अलग अलग छिद्रों से अलग अलग प्रकार की तरंगें निकलेंगी। दोनों अगर समान कला में होंगी तो समान में निकलेंगी, विपरीत कला में होंगी तो विपरीत में निकलेंगी। इस तरह से आप देखते जा रहे हैं कि 2 तरंगें इसमें से निकलती जा रही हैं। ठीक है भाई, अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखेंगे इस चित्र को, कि इसमें थोड़ा सा देखने वाली बात है कि इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप देखेंगे इस छिद्र में, यहाँ पर पहले वाले छिद्र से देखिए उच्च तीव्रता की और एक निम्न तीव्रता की प्रकाश आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है भाई, तो आप देखेंगे कि यहाँ देख रहे हैं 2 कलर, 2 मतलब एक उच्च तीव्रता, एक देखिए जैसे हमने कहा कि तरंग होती है तो तरंग में एक हम कहते हैं श्रृंग है और दूसरा क्या है गर्त है। ठीक है, तो श्रृंग क्या होता है उच्चतम तीव्रता, अधिकतम आयाम, और ये न्यूनतम आयाम। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं अल्टरनेटिंग एक के बाद एक करके अधिकतम न्यूनतम करके चल रही है। अब जब यह बाहर निकलती है यहाँ से तो दूसरे छिद्र से निकलती है, तो यहाँ पर भी इसी तरह से चलती है। एक देख रहे हैं आप यहाँ पर कैसा निकल रहा है, यहाँ पर हार्ड लाइन है तो यहाँ भी हार्ड लाइन निकल रही है। दूसरा क्या है डॉटेड लाइन निकल रही है, देख रहे हैं यहाँ पर, तो यह भी डॉटेड लाइन निकल रही है। इस तरह से आप देखते जाएंगे कि किस तरह से इसमें यह अल्टरनेटिंग ऑर्डर में निकलती चली जा रही है। ठीक है भाई, तो हम इस तरह से देख सकते हैं सिंपल सी बात कि जब 2 तरंगे एक दूसरे से मिलती हैं तो जो देखिए हार्ड लाइन एक दूसरे से मिलती हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जब 2 मतलब कहने का मतलब यहाँ पर डॉटेड लाइनें मिलती हैं। ठीक है, देखिए 2 डॉटेड लाइनें यहाँ मिली, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं 2 डॉटेड लाइनें यहाँ पर मिल रही हैं, 2 डॉटेड लाइनें मिल रही हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 2 आपने देखा कि कहीं पर वो भी मिल रही होंगी जो सेम टाइप की हैं, जैसे हम कहते हैं सॉलिड लाइन मिल रही है यहाँ पर भी देखिए यहाँ डॉटेड लाइन मिल रही है, यहाँ सॉलिड लाइन मिल रही है, यानी यहाँ समान कला में मिल रही हैं। समान कला में जब भी मिलती है तो वहाँ पर दीप्त, समान कला में जब भी मिलती हैं ये तरंगे तो वहाँ दीप्त फ्रिंज बनता है। ठीक है, दीप्त मतलब संपोषी। ठीक है, लेकिन जब 2 विपरीत कला में मिलती हैं, एक डॉटेड एक हार्ड, एक डॉटेड एक हार्ड,
एक डॉटेड, एक हार्ड, तो वहाँ पर क्या होता है, वो एक दूसरे को नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार से वहाँ क्या बनता है, अदीप्त फ्रिंज। अदीप्त मतलब ना दिखने वाला, ठीक है, जिसमें प्रकाश ही ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज एक एक करके अल्टरनेटिव ऑर्डर में आती रहती हैं। तो इन्हीं को हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखिए ब्राइटनेस है, यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ अंधेरा है, ठीक है। यहाँ ब्राइटनेस है, यहाँ अंधेरा है, यहाँ ब्राइटनेस है, यहाँ अंधेरा है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनके बीच में, एक दूसरे के बीच में गैप होता है, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फ्रिंजे कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिंज कहते हैं, ठीक है। तो यही आपको आज नोट्स में दिया गया है कि यंग का द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ठीक है। तो उसे आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें व्याख्या की गई हैं, तो आप देखेंगे कि फ्रिंजों के आधार पर तरंग सिद्धांत द्वारा यंग के प्रयोग का सिद्धांत। तो देखते हैं, पहले एस एक छिद्र, रेखा छिद्र था, और फिर सामने उसके S1 और S2 दो रेखा छिद्र थी जो समान दूरियों पर थी, ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखते हैं कि किसे किसे कहते हैं। तो किस बिंदु पर अधिकतम तीव्रता होती है। देखिए अविच्छिन्न रेखाएं मतलब क्या होता है, सॉलिड लाइंस, और डॉटेड लाइन क्या होती हैं, विच्छिन्न रेखाएं, ठीक है। दोनों एक दूसरे से मिलती हैं तो दोनों विपरीत कला में होती हैं, तो वहाँ पर तीव्रता न्यूनतम होती है। लेकिन जब एक डॉटेड लाइन दूसरे डॉटेड लाइन को, एक डॉटेड लाइन दूसरे डॉटेड लाइन को काटती है, ठीक है भाई, तो वहाँ पर दोनों समान कला में होती हैं। एक सॉलिड लाइन दूसरे सॉलिड लाइन को काटती है तो समान कला में होती हैं, तो वहाँ पर तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। लेकिन एक डॉटेड लाइन और एक सॉलिड लाइन को काट दे तो वहाँ पर विपरीत कला में होती है, इसलिए वहाँ पर तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जहाँ पर आप देखते हैं अधिकतम तीव्रता पाई जाती है उसे निस्पंद, और जहाँ पर क्या कहते हैं कि आप देख रहे हैं कि समान कला में जब मिलती हैं तो उसे देखिए प्रस्पंद कहते हैं, ठीक है। और जब विपरीत कला में मिलती हैं तो उसे निस्पंद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए कि फ्रिंज की चौड़ाई, अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो फ्रिंज की चौड़ाई होगा, तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।